today we are going to start with unit number 5, that is financial and information and decision financial decisions in the business. So unit 5 is all related to your finance. कि basically आपको financial department जो होता है वो क्या कर रहा होता है. Alright. So finance department, what do they do actually? So finance department, firstly they record all the transactions, for example the payments to suppliers, or that pay their expenses that they are paying. तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बिजनेस का क्या करता है? सबसे पहले तो वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. फिर उसके बाद आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस, जैसे आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, तो बेसिकली वो सारी डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या करता है? वो फाइनल अकाउंट्स बनाता है. What are your final accounts? Final accounts are basically the income statement and the statement of financial position. जैसे कि आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, दैट इज के इनकम स्टेटमेंट इज बेसिकली योर स्टेटमेंट दैट इज मेड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाई जाती है. Whereas statement of financial position is made to calculate the value of the business. तो बिजनेस के एसेट्स की, बिजनेस की लाइबिलिटीज की वैल्यू को रिकॉर्ड करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बनाया जा रहा होता है. These are the two final accounts that are prepared by the financial department. Then they also produce accounting information for managers. There is some in-house accounting information that is made. Just for example, if you're producing a product, so how much is the product being made for? उसकी कैलकुलेशन, रॉ मटेरियल कितने का आया, लेबर कितने का लगेगा, वो सारी कैलकुलेशन जो है वो मैनेजर्स को बना के दी जाती है ताकि मैनेजर उसको एनालाइज कर सके और डिसीजन ले सके. तो इन हाउस कैलकुलेशंस भी होती है आपकी काफी ज्यादा, वो भी जो है वो बनाता कौन है? आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर द managers. Then forecasting the cash flows. Now, what are cash flows? Cash flow is the cash inflow and outflow from the business. तो जितना भी कैश इनफ्लो आता है और जितना भी कैश आउटफ्लो होता है बिजनेस का, उन दोनों चीजों का डिफरेंस जो है वो बिजनेस के अंदर जो कैश फ्लो बच जाता है उसको कहते हैं. तो यूजुअली फोरकास्ट करना कैश फ्लो के कि यार नेक्स्ट मंथ हमारे पास कितने पैसे आएंगे, हमारे कितने खर्चे होंगे और फिर हमारे पास कितना पैसा बच जाएगा. दैट इज बेसिकली हाउ यू फोरकास्ट द कैश फ्लोज. And then we have the making important financial decisions, for example how to bring finance or what source of finance to select. Another important decision that the finance department make is to guess, or you can say to arrange the finance, is basically कि पैसा कहाँ से आएगा, इंटरनल सोर्सेस से लाना है पैसा, एक्सटर्नल सोर्सेस से लाना है पैसा. सो टू मेक द इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस आपका जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ये डिसीजंस दे रहा होता है कि भाई हमें जो है वो पैसा कहाँ से गेन करना है. सो व्हाई डू बिजनेस रिक्वायर्स फाइनेंस? अब पैसों की बात है अगर, तो बिजनेस को पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो स्टार्टअप कैपिटल. जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेस जब स्टार्टअप होता है, सो दे नीड फाइनेंस टू बाय द एसेट्स, टू pay the workers, to buy the raw materials. For all of that, to setting up the business, you need startup capital. तो usually business को पैसों की जरूरत होती है ताकि वो अपना business start कर सके. Secondly, पैसों की जरूरत पड़ती है for expansion. Now, sometimes the business want to expand themselves, they want to grow, they want to move into new cities, new areas, or new countries. And for that, they need finance ताकि वो दूसरी country में जाके शॉप खरीद सके या एसेट्स को खरीद सके, लेबर को रख सके. तो एक्सपेंशन के लिए भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है. Then additional working capital. Now, what is working capital? Working capital is another form of capital that is stored in the business, and this is the capital used by the business to pay off the day-to-day expenses. Businesses capital से अपने day-to-day expenses को pay off करता है. तो जाहिर सी बात है आपकी जब तक day-to-day expenses pay off नहीं होंगे, आपका business आगे नहीं बढ़ेगा, आपका business चलेगा नहीं. Employee छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे अगर आप employees को wages and salaries pay नहीं करोगे. सप्लायर आपको सप्लाई करने से बंद कर देंगे अगर आप सप्लायर को उनकी पेमेंट्स वापस नहीं करोगे. तो usually you need a good amount of working capital in the business so that you are able to pay your day-to-day expenses. और working capital जो है वो आपका बिजनेस के अंदर आपको लेकर आना पड़ता है थ्रू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. Then of course we have special situations. Special situations such as recession, war और कोविड जैसे आ गया था. तो ऐसे स्पेशल सिचुएशंस में आपकी सेल्स जो है वो बहुत मिनिमम हो जाती हैं, बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं. और इस सिचुएशन में जब सेल्स आपकी बंद हो गई तो दैट मीन्स आपके पास पैसा कहाँ से आएगा?
तो फॉर दैट यू गो फॉर एनी अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड यू अरेंज एनी अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, ताकि आपका बिजनेस जो है वो ये पीरियड सर्वाइव कर सके. द पीरियड ऑफ रिसेशन, द पीरियड ऑफ वॉर और द पीरियड ऑफ कोविड कैन बी सर्वाइव. सो दीज आर द रीजंस व्हाई द बिजनेस नीड फाइनेंस. और फाइनेंस जो है वो बिजनेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आता है. अनदर रीजन इज बेसिकली टू पे ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Now, what is capital expenditure and what is revenue expenditure? Capital expenditure is the money spent to buy non-current assets, and this is often a long-term expense. For example, motor vehicles, building equipments. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका वो खर्चा होता है जो कि आप एक साल से ज्यादा के लिए कर लेते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदा, अब वो मोटर व्हीकल आपके बिजनेस के अंदर 3 से 4 साल चलेगा. तो 3 से 4 साल आपका खर्चा दोबारा नहीं आएगा मोटर व्हीकल पे करने का. सो दैट इज बेसिकली योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट कि वो एक्सपेंस जो आप एक बार कर लो और फिर सालों बाद उसको एक्सपेंस दोबारा रियकर हो. Whereas revenue expenditure is the money spent on day-to-day or recurring expenses, for example, wages, salaries, and heat and light. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके वो खर्चे होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे आ रहे होते हैं, ये डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं आपके. और वेजेस, सैलरीज, हीट एंड लाइट, ये सारे खर्चे आपके जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं. वर्कर्स को सैलरीज देना, वेजेस देना, बिजली का बिल भर देना, रेंट पे करना, ये सारा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. सो ये सारे आपके खर्चे होते हैं और इन खर्चों को पे ऑफ करने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत होती है. तो अब बिजनेस का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, या तो वो इंटरनली फाइनेंस रेस करता है या फिर वो एक्सटर्नली फाइनेंस रेस करता है. तो इंटरनल सोर्सेज इज बेसिकली व्हेन द फाइनेंस रेस्ड फ्रॉम विद इन द बिजनेस. जब आप बिजनेस के अंदर से ही अपना पैसा जनरेट कर लेते हो, दैट इज बेसिकली योर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. और इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में सबसे पहला है आपका रिटेन प्रॉफिट. Retained profit is basically the profit that is left after all the expenses and the owners have taken their share of profits. तो बेसिकली अपने सारे डिविडेंड्स, अपने आपके सारे खर्चे वगैरह पे करके जो प्रॉफिट एंड में आपके पास बच जाता है, कि सारे एक्सपेंसेस, सारे रिटर्न्स पे करके शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को सारे रिटर्न्स पे करके जो आपके पास पैसा बच जाता है, दैट इज योर रिटेन प्रॉफिट. और बिजनेसेस ये रिटेन प्रॉफिट इस्तेमाल करते हैं दोबारा से टू इंक्रीज द सोर्स ऑफ फाइनेंस. फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस को ग्रोथ करनी हो तो वो ये रिटेन प्रॉफिट इस्तेमाल कर सकता है. कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना हो, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना हो, तो ये प्रॉफिट का इस्तेमाल हो सकता है. फिर सेलिंग एग्जिस्टिंग एसेट्स. इंटरनल सोर्सेज में दूसरा मेथड आ जाता है बाय सेलिंग एग्जिस्टिंग एसेट्स. आप अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स होते हैं आपके, जो आपके बिजनेस के अंदर मौजूद होते हैं, उनको आप सेल करके पैसे रेस कर सकते हो. बहुत दफा ऐसा होता है कुछ एसेट्स खराब हो जाते हैं, ये कुछ एसेट जो है उसको आप रिप्लेस कर देते हो, नए एसेट्स के साथ रिप्लेस कर देते हो, तो फिर उनका कोई काम नहीं रहता. तो जब कोई एसेट जिसका जो कि यूज में नहीं आ रहा है, जिसका काम नहीं है, तो उसको बेच के आप जो है वो पैसे अपने रिकवर कर सकते हो. तो सेलिंग ऑफ एसेट्स कैन ऑल्सो लीड टू ब्रिंग इन कैश इनटू द बिजनेस, और वो भी आपका एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है. देन थर्डली वी हैव सेलिंग ऑफ इन्वेंट्रीज. कभी कभार इन्वेंट्रीज जो कि आउट ऑफ डेट वगैरह हो जाती हैं, तो वो भी आपके पास रखी हुई होती है. तो वो इन्वेंट्रीज को भी बेच के पैसे आ सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्रीज के अंदर पैसे आपके, कैश जो है वो इन्वॉल्व होता है, कैश जो है वो आपका फंसा हुआ होता है. तो कैश को रिलीज करने के लिए आप इन्वेंट्रीज को सस्ते प्राइसेस पे जो है वो सेल कर देते हो, ताकि आपका कैश रिलीज हो जाए. तो सेलिंग इन्वेंट्रीज फॉर कैश विल ऑल्सो ब्रिंग कैश इनटू द बिजनेस. एंड देन वी हैव द ओनर सेविंग्स. ओनर्स खुद अपने पैसे जो है वो लगाता है बिजनेस के अंदर. जब भी बिजनेस को पैसों की जरूरत होती है, तो ओनर जो है वो और एडिशनल पैसे लगा रहा होता है, ताकि बिजनेस चलता रहे, बंद ना हो. तो ओनर सेविंग इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि बिजनेस ओनर खुद ही इंटरनल पार्ट होता है आपके बिजनेस का. अपने बिजनेस का वो इंटरनल पार्ट होता है, और वो खुद जब पैसे लेकर आता है, तो दैट इज ऑल्सो एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. देन वी हैव एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस. और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट फाइनेंस raised from outside the business. जब आप फाइनेंस रेज करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर से आप जो है वो पैसा लेकर आ रहे होते हैं, सो दैट इज योर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस. और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में सबसे पहला होता है आपका इशू ऑफ शेयर्स. इशू ऑफ शेयर्स इज व्हेन शेयर्स आर सोल्ड टू द शेयर होल्डर्स टू रेज फाइनेंस.
शेयर होल्डर्स देखे हम लोग ने पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, इसको जब हम लोग पढ़ रहे थे इसको हमने डिटेल में डिस्कस करा था। देयर आर शेयर होल्डर्स दे बाय द शेयर इन द कंपनी। सही है। तो ये क्या करते हैं, ये खरीदते हैं, क्या शेयर्स खरीदते हैं इन द कंपनी। तो ये जितने का ये शेयर खरीदते हैं वो पैसे जो है वो कंपनी के अंदर आ जाते हैं। अब शेयर होल्डर जाहिर सी बात है एक्सटर्नल पीपल होते हैं। दे आर द एक्सटर्नल पीपल हु इन्वेस्ट इन द who buy the shares of the company. So that is why these are external सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिकॉज इशू ऑफ शेयर करने से शेयर होल्डर जो है वो शेयर खरीदता है। तो वो जो जिस पैसों का वो शेयर खरीदता है वो पैसे बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, और आपके पास जो है वो फिर पैसा आ जाता है, तो आप उसको अपने दूसरे कामों में लगा देते हैं। देन वी हैव बैंक लोन्स। बैंक लोन्स क्या होते हैं? बैंक लोन्स आर व्हेन द बिजनेस अप्लाइज फॉर अ लोन एंड द बैंक अप्रूव्स इट, द अमाउंट इज रिपेड इन मोर देन अ ईयर एंड इंटरेस्ट। तो बैंक लोन इज बेसिकली जो उधार आप लेते हो फ्रॉम द बैंक। जो पैसा आप उधार पे लेते हो बैंक से और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दिस इज योर बैंक लोन्स। तो जो बैंक लोन्स आर रेडीली अवेलेबल, बेसिकली ये आपको जो है वो फौरन से तो मिल जाते हैं अगर आपका बिजनेस प्लान या फाइनेंशियल प्लान अच्छा हो। लेकिन आपको जो है वो इस पे ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, विच इज़ अ क्वाइट अ एक्सपेंस, बिकॉज इंटरेस्ट जो है वो आपका एडिशनल पैसे जा रहे होते हैं। तो ये जो एडिशनल पैसे आपके जा रहे हैं, ये जो एडिशनल पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके एक्सपेंस को बढ़ा सकते हैं। सो बैंक लोन्स भी जो है वो आपका एक इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। फिर आते हैं डिबेंचर्स। अब यूजुअली बैंक लोन्स मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कुछ फर्म्स को जो कि ऑलरेडी हाईली गेयर्ड होते हैं। तो फिर उनके पास ऑप्शन होता है डिबेंचर्स का। These are the type of very long-term loans, for example, 25 years provided to the firms by individuals. तो ये बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, और ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अपने पैसे को बैंक में नहीं रखना चाहते, क्योंकि देखो अगर कभी कभार ऐसा होता है कि बैंक में रखने के रीजन ये होते हैं, पैसा ना रखने के, कि बैंक पे जो है वो रखने से फिर टैक्स वगैरह लगना शुरू हो जाता है आपके पैसों पे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ये कंपनीज को जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली डिबेंचर्स इशू करती हैं। कभी कभार कंपनीज को जो है वो अपना जो कंट्रोल होता है, उनका जो शेयर होल्डर्स का कंट्रोल होता है, वो भी लूज नहीं करना होता। Like instead of issuing shares, then they do what they do is they issue debentures. Debentures are long term certificate. इसमें कंपनी की ओनरशिप नहीं जाती, लेकिन कंपनी को हर साल 10%, 20% जितना भी डिबेंचर का रेट डिसाइड होता है वो इस डिबेंचर होल्डर को देना पड़ता है। Every year you have to pay an interest to this debenture holder, and after 20 to 25 years you also pay back the principal amount that you have taken. For example, मिस्टर ए है, बहुत अमीर आदमी। सही है। एक कंपनी है, एक्स वाई जी कंपनी। ठीक है। अब एक्स वाई जी कंपनी को शेयर पैसों की जरूरत है, लेकिन ये शेयर इशू नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जब ये शेयर इशू करेंगे ना तो इनका जो है वो कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है। तो अब ये करते क्या है, ये जाते हैं मिस्टर ए के पास। ये मिस्टर ए से बोलते हैं कि सर हमारे कंपनी को जो है वो पैसों की जरूरत है। ठीक है। आप जो है वो हमारा आप जो है हमारा डिबेंचर खरीद ले कंपनी का। अब डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर इज लाइक अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन। तो आप हमारा डिबेंचर खरीद लें। सही है। तो कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो वो डिबेंचर इशू करने से होता क्या है कि अभी मिस्टर ए जो है वो इनको क्या दे देंगे, पैसे दे देंगे। Money will be given to XYZ company and Mr. A will become the debenture holder. So, as Mr. A is the debenture holder, the company will pay a fixed rate of return every year, and also repay the whole amount after agreed number of
ईयर्स। तो यहाँ पे आप, ये परमानेंट कैपिटल भी नहीं होता बेसिकली, ये आपको जो है वो वापस करना होता है। तो यूजुअली डिबेंचर्स जो है वो कंपनीज इशू कर सकती हैं सिर्फ, और कंपनीज इसलिए इशू करती हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू गो टू द बैंक फॉर लोन्स, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हायर गेट, हाईली गेट। और ना ही वो शेयर इशू करना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो है वो ओनरशिप अपनी नहीं होनी होती। सो फॉर दैट दे गो फॉर डिबेंचर्स। सो डिबेंचर्स भी जो है वो एक तरीके का आपका लोन ही होता है जो आपको इंडिविजुअल दे रहा होता है। Then we have debt factoring. Now, what is debt factoring? Debt factoring is when the debtors who have become irrecoverable are sold to debt factoring companies for immediate cash. अब यूजुअली क्या होता है कि लेट्स सपोज कंपनी एक्स वाई जी है, एक्स वाई जी कंपनी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी। अब मिस्टर बी को एक्स वाई जी कंपनी ने गुड सेल करे, तो मिस्टर बी क्या हो गए, कंपनी के कस्टमर हो गए। कौन से कस्टमर? क्रेडिट पे बेचा है तो क्रेडिट कस्टमर हो गए। क्रेडिट कस्टमर को हम क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स या फिर डेटर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा डेटर हो गया। अब मिस्टर बी को 3 महीने बाद पैसे देने थे, लेकिन आज 8 महीने हो गए हैं और मिस्टर बी ने हमें पैसे नहीं दिए। कंपनी एक्स वाई जी को कंपनी वापस पैसे वापस नहीं करे। तो अब कंपनी एक्स वाई जी को लग रहा है कि ये हो जाएगा बैड डेट, ये हो गया हमारा बैड डेट। तो कंपनी एक्स वाई जी को बैड डेट रिड्यूस करने के लिए क्या करती है, वो जाती है डेट फैक्टरिंग कंपनी के पास। डेट फैक्टरिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि कंपनीज के डेटर्स को खरीद लेती है और फिर बाद में जाके पैसे रिकवर करवाती है। तो मैं गया, मैंने बोला कि भाई ये मिस्टर बी हैं, सही है, इनको उन्होंने मेरे से गुड खरीदे थे 10,000 रुपए के, अब ये वापस नहीं मिल रहे मुझे, 10,000, 8 महीने हो गए, तो आप मेरे से ये डेटर खरीद लो मेरा। डेट फैक्टरिंग कंपनी बोलती है ठीक है मैं आपका डेटर खरीद लूंगी, सही है, लेकिन बदले में मैं आपको इसकी पूरी अमाउंट नहीं दूंगी। मैं तकरीबन जो है वो आपको 10,000 का डेटर जो है वो उसके बदले में आपको 6,000 रुपये दूंगा। तो अब कंपनी एक्स वाई जी सोचेगी कि यार पहले 10,000 डूब रहे थे, अब 6,000 तो रिकवर हो रहे, 4,000 डूब रहे। तो कंपनी एक्स वाई जी को लगेगा ये ज्यादा बेहतर सौदा है, तो वो जो है वो उनको बेच के एसेट को 6,000 रुपये लेके अपनी कंपनी में डाल देगी। हाउएवर अब डेट फैक्टरिंग कंपनी क्या करेगा, ये मिस्टर बी के पास जाएगा, उनको डराएगा धमकाएगा, उनसे किसी भी तरह पैसे निकलवाएगा पूरे 10,000। तो जब पूरे 10,000 पैसे निकल जाएंगे, तो 4,000 हो गया कंपनी, डेट फैक्टरिंग कंपनी का प्रॉफिट, और 6,000 जो आपको दिए थे वो भी कंपनी के रिकवर हो गए। तो दिस इज हाउ डेट फैक्टरिंग वर्क्स, कि आपके जो कंपनी के अंदर इरिकवरेबल डेट्स होते हैं उनको डेट फैक्टरिंग कंपनी के वो बेच दिया जाता है, और वो डेट फैक्टरिंग कंपनी जो है वो आपको कैश दे देती है, और आपके बिजनेस में कैश आ जाता है, और डेट फैक्टरिंग कंपनी फिर बाद में वो डेटर से पैसे रिकवर करवाती है। सो दिस इज योर डेट फैक्टरिंग। देन देर आर ग्रांट्स एंड सब्सिडीज एज वेल। अब ग्रांट्स एंड सब्सिडीज क्या होती है? ग्रांट्स एंड सब्सिडीज आर द गवर्नमेंट सपोर्ट। ग्रांट होता है कि गवर्नमेंट अगर आपको डायरेक्टली पैसे दे रही है, या सब्सिडीज होती है कि बेसिकली आपका रेंट कम कर दिया, आपकी जगह पे जहाँ पे आपकी लोकेशन है, आपकी फैक्ट्री की, वहाँ पे रेंट कम कर दिया, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड लाइट वगैरह कम कर दिया, और लेबर को ट्रेनिंग दिलवा दी। तो ये सारी आपकी सब्सिडीज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये भी आपका एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक्स। अब माइक्रो फाइनेंस क्या होते हैं? माइक्रो फाइनेंस बैंक्स आर बेसिकली स्मॉल बैंक्स दैट गिव loans to small individuals, small firms और small people. तो फॉर एग्जांपल अब ये जो कन्वेंशनल बैंक्स होते हैं आपके, ये जो लार्ज बैंक्स होते हैं ना, बड़े बैंक्स, ये बड़े बैंक्स जो है ना, ये पैसे देने से ना जो है वो काफी ज्यादा मना करते हैं कि स्मॉल इंडिविजुअल्स को पैसे नहीं दें। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि स्मॉल इंडिविजुअल का अमाउंट इतना छोटा होता है कि यूजुअली जो बैंक का इंटरेस्ट बनता है वो इतना खास बनता नहीं है। जैसे वो आपसे 5 लाख रुपए मांगेंगे, वो आपसे 2 लाख रुपए मांगेंगे, तो ऐसे 5 लाख 2 लाख पे इंटरेस्ट क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। तो फर्म्स क्या करती हैं, बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स जो है वो इन छोटे फर्म्स, इंडिविजुअल्स को या छोटे फर्म्स को लोन नहीं देती, रादर। फिर उसके बाद आते हैं माइक्रो फाइनेंस। अब माइक्रो फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं, जैसे इजी पैसा है। अब इजी पैसा जो है वो क्या करता है, इजी पैसा बैंक जो है वो बेसिकली आपको जो है वो पैसे देगा कुछ अरसे के लिए ऑन वेरी
लो इंटरेस्ट। तो ये जो छोटे मोटे अमाउंट्स हैं, ये माइक्रो फाइनेंस जो है वो इनको पैसे देके छोटे मोटे फार्मर्स को, फर्म्स को जिनके छोटे बिजनेस हैं, तो उनको पैसे देके जो है वो अपने इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है। तो फार्मर्स वगैरह जब भी उनको पैसों की जरूरत होती है तो वो माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास जाते हैं। देन वी हैव क्राउड फंडिंग। Crowdfunding is funding a project or venture by raising money from a large number of people who contribute relatively small amounts, typically via the internet. तो क्राउड फंडिंग क्या होता है, जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। गो फंड मी ऐप एक है। तो गो फंड मी ऐप क्या होता है कि बेसिकली आप अपना बिजनेस प्लान इसके अंदर डालते हो। अब इस गो फंड मी ऐप जो है बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे जो है वो आपके बैठे होते हैं। एक क्राउड बैठा होता है जिसके अपने अपने बिजनेस भी होते हैं, लेकिन वो जो है वो ऐसी नए बिजनेसेस में भी जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या दे आर विलिंग टू सपोर्ट दीज टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, न्यू बिजनेसेस। तो यूजुअली गो फंड मी ऐप में आप अपना बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल डालें, पूरा बताएं लोगों को कि भाई ये हमारा बिजनेस है, ये हम लोग करेंगे। और फिर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, सही है, उस कॉज में, तो वो फिर आपको पैसे भेज देंगे। So आपके पास over the internet from different people you raise finance to start up your cause, you start up your business. For example, अब JDC let's suppose अपना जो है वो कोई एक नया क्लिनिक बना रहा है, लेट्स सपोज, जो जहाँ पे फ्री इलाज होगा। तो उसको वो दुनिया भर से जो है वो डोनर्स वगैरह से पैसे ले रहा है, सही है, डोनेशंस वगैरह ले रहा है, ताकि जो है वो फंड कर सके उस अपने प्रोजेक्ट को। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग में से आपके पास जो है वो पैसे आते हैं हर जगह से, बहुत सारी जगहों से आपके पास पैसे आते हैं, और फिर वो पैसे जो है वो आप खर्च करते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? मतलब री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर। फिर उसके बाद यूजुअली वी क्लासिफाई दी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इनटू शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो इट इज बेसिकली 1 मंथ टू 6 मंथ्स। एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज बेसिकली व्हेन यू आर फाइनेंसिंग योर अमाउंट फॉर मोर देन अ ईयर। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आपका आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट्स, ट्रेड क्रेडिट और डेट फैक्टरिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट्स आर बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन्स गिव दैट यू टेक फ्रॉम द बैंक्स। कुछ टाइम के लिए आप बोरो करते हो और फिर वापस कर देते हो बैंक को लोन। ट्रेड, इस पे भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ट्रेड क्रेडिट इज बेसिकली व्हेन यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब आप जो है वो उधार पे कुछ खरीद रहे होते हो, तो दैट इज ट्रेड क्रेडिट। एंड देन वी हैव डेट फैक्टरिंग। डेट फैक्टरिंग इज बेसिकली कि आप जो है वो अपने डेटर को एक डेट फैक्टरिंग कंपनी को सेल कर देते हो, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट यू गेट द फाइनेंस। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म फाइनेंस की तरफ हमारे बैंक लोन्स आ जाते हैं, इशू ऑफ शेयर्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, हायर परचेज और लीजिंग भी आ जाता है इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस। नाउ व्हाट इज हायर परचेज एंड लीजिंग? देखें, हायर परचेज इज बेसिकली व्हेन यू बाय द एसेट ऑन इंस्टॉलमेंट्स। तो बेसिकली व्हेन द बिजनेस बाय एन एसेट बाय पेइंग इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट चार्ज, दिस इज योर हायर परचेज। तो हायर परचेज में बिजनेस ऑलवेज वांट्स टू बाय एन एसेट। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो खरीदता है एसेट ऑन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। जैसे बैंक के थ्रू आप गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी खरीदनी अगर आपने, तो दैट इज बेसिकली योर हायर परचेज। एज यू पे, you the bank pays on your behalf and then you return to the bank by paying equal monthly installments with an interest charge. Whereas leasing क्या होता है, leasing is when a leasing company allows a business to use the asset without completely purchasing it. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर किसी मैनेजर को अपने खुश करना है, गाड़ी देनी है उसको, तो मैनेजर को गाड़ी देने के लिए मैं अगर एक साथ 30 लाख या 40 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लूँ, तो वो बिजनेस के अंदर से बहुत सारा पैसा चला जाएगा एक साथ। तो यूजुअली मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा लीजिंग इस्तेमाल। अब देखिए, मैनेजर भी छोड़ के जा सकता है, देर इज अ रिस्क दैट मैनेजर कैन ऑल्सो लीव एंड गो टू अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन। तो या हम भी जो है वो मैनेजर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसको कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। सो फॉर दैट वी डोंट परचेज द कार, व्हाट वी डू इज वी यूज लीजिंग। हम एक लीजिंग कंपनी के पास जाते हैं जिनके पास ये एसेट्स मौजूद होते हैं, उनसे हम खरीदते हैं, या खरीदते ही नहीं है बल्कि उनसे हम रेंट आउट करवाते हैं ये एसेट, और उनको जो है वो एक मंथली लीज पेमेंट्स हम लोग पे कर रहे होते हैं। सो एक्चुअली हमारे बिजनेस की जो ओनरशिप है इस एसेट पे बिल्कुल जीरो होती है, बट बिजनेस इज यूजिंग दिस एसेट। ओनरशिप उसी कंपनी की होती है, लीजिंग कंपनी की, लेकिन बिजनेस इस एसेट का इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको चला रहा होता है, सारी चीजें कर रहा होता है, इससे उसका बिजनेस का भी काम निकल रहा है, और बिजनेस जो है वो इसके अगेंस्ट पे एक लीज पेमेंट पे कर रहा होता है। तो आपकी लीजिंग कंपनी का भी एक रेंट आ रहा होता है, रेंटल इनकम आ रही होती है। तो दिस इज व्हाट लीजिंग इज। तो दिस इज ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस।
देन वी हैव फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब हम कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस इस्तेमाल करेंगे, whether we are going for internal source, whether going for external source, whether we are going for short term source of finance, and whether we are going for long term source of finance, it depends on the purpose and time period. आपका पर्पस और टाइम पीरियड क्या है, मतलब व्हाट यू हैव टू बाय फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फाइनेंस एंड फॉर हाउ मच टाइम यू नीड द फाइनेंस फॉर। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको जो है वो ले सपोज कोई गाड़ी कोई बड़ा एसेट खरीदना है, तो उसके लिए आप एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ जाओगे। ऑन द कॉन्ट्री, इफ यू वांट टू बाय अ गुड विच इज नॉट रियली वर्थ इट के और बहुत शॉर्ट टर्म में आप इसको पे बैक कर सकते हो, देन यू आर गोइंग टू गो फॉर शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। देन द रिस्क एंड एग्जिस्टिंग डेट। एक और फैक्टर जो आपके लोन को अफेक्ट करता है या आप कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करोगे, वो डिपेंड करता है ऑन द रिस्क एंड योर एग्जिस्टिंग डेट। कि आपका मैनेजर या आपका बिजनेस जो है वो कितना रिस्क उठाना चाह रहा है और आपका ऊपर ऑलरेडी कितना डेट मौजूद है। तो जितना रिस्क की आपका बिजनेस होगा, यानी कि जितना रिस्क आपका मैनेजर उठाना चाह रहा होगा, उतना बड़ा आप लोन लेंगे या उतना ही ज्यादा जो है वो आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इन फाइनेंस की तरफ जाएंगे। एंड एग्जिस्टिंग डेट भी देखा जाता है कि बेसिकली ऑलरेडी आपके ऊपर कितना लोन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूर gearing means the existing loan on the business. So if your gearing is high, that means the business has a lot of loan ऑलरेडी। तो बैंक्स वगैरह यूजुअली जो है वो फिर ऐसे बिजनेसेस को लोन देने से मना कर देते हैं जिनके ऊपर पहले से बहुत ज्यादा उधार होता है। सो हाई गियरिंग रेशियो मींस द बिजनेस ऑलरेडी हैज more amount of loans. So if you are having a more amount of loan, then the banks will not provide you with additional loans. फिर उसके बाद स्टेटस एंड साइज भी देखा जाता है बिजनेस का, कि बिजनेस का स्टेटस क्या है। एक मल्टीनेशनल कंपनी का स्टेटस ज्यादा हाई होता है, तो वो अगर बैंक लोन लेने जाएगा तो उसको मिल जाएगा। अगर वो शेयर होल्डर में शेयर इशू करेगा तो आराम से शेयर होल्डर उसका शेयर खरीद लेंगे बिकॉज ऑफ द हायर स्टेटस। और साइज, अ लार्जर बिजनेस विल ऑफन गेट बैंक लोन्स, विल ऑफन गो फॉर लीजिंग, विल ऑफन गो फॉर हायर परचेस, और उनको जो है वो आराम से without any difficulty, most of the businesses they easily get the loans because of the size that they have. On the contrary, small businesses usually have to go for microfinance, crowdfunding, या शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिकॉज लॉन्ग टर्म में उनको पैसे कोई नहीं देगा। क्योंकि स्मॉल बिजनेस होता है तो चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपने उसको पैसे दे दिया है, तो फिर चांसेस ऑफ फेलियर क्योंकि ज्यादा होते हैं तो वो तो बंद हो जाएगा बिजनेस। तो आपके पैसे फिर कहाँ से आएंगे। देन ऑल्सो द अमाउंट रिक्वायर्ड, हाउ मच अमाउंट यू रिक्वायर द बिजनेस। अगर आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए देन यू शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर आपको बहुत छोटा अमाउंट चाहिए देन यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। Then we have the desire to control the business. If the owners, the real owners, do not have the desire to control the business, मतलब उनका डिजायर खत्म हो चुका है कि यार अब हम लोग जो है वो बिजनेस को ओन नहीं करेंगे, so they can issue shares. Because if there is no desire to control the business, then issuing shares is the best option. Because ये एक permanent source of finance है और इस पे interest भी pay नहीं करना पड़ता। However, if you want to keep the desire, you have the desire to retain the control, then you're going to go for bank loans or debentures जिसके अंदर आपका control नहीं जा रहा होता। So instead of issuing shares, you're going to raise finance from other sources if you want to keep the control to the owners. Yeah, like the owners want to keep their control in the company. Then there's another thing. आप बैंक के पास तो लोन लेने चले जाते हो, लेकिन क्या बैंक आपको पैसे देगा? बैंक आपको तभी पैसे देगा जब आप उसको एक एक्यूरेट कैश फ्लो फोरकास्ट बना के दोगे। बैंक आपको तभी पैसे देगा जब आप उसको एक एक्यूरेट बिजनेस प्लान बना के दोगे। बैंक आपको तभी पैसे देगा जब आप उसको एक एक्यूरेट इनकम स्टेटमेंट फोरकास्ट बना के दोगे। बैंक आपको तभी पैसे देगा जब आप उसको करेक्ट रीजन बताओगे कि आपको किस लिए लोन चाहिए। और बैंक आपको तभी पैसे देगा जब आप उस पैसों के अगेंस्ट पे कोई सिक्योरिटी रख के दोगे, दैट इज अ कोलैटरल। अब देखिए, बैंक जो होते हैं ना, बैंक जो है वो आपको लोन तो दे रहे होते हैं, लेकिन वो बैंक का पैसा नहीं होता, वो किसी और का ही पैसा होता है, जो कि बैंक आगे आपको दे रहा होता है और उस पर आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है। तो अगर किसी और का पैसा आपने डुबा दिया, तो फिर क्या होगा? बैंक तो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो बैंक का पैसा थोड़ी था, वो तो किसी और का पैसा था। वो आपने बैंक ने आपको दिया इस्तेमाल करने के लिए, आपने वो खत्म कर दिया, बैंक को तो वो पैसा चाहिए वापस। तो बैंक जो है वो यूजुअली पहले तो देखती हैं आपका कैश फ्लो फोरकास्ट, कि आप इंटरेस्ट पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वो आपका बिजनेस प्लान देखते हैं कि यार मार्केट में ये जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है इसकी कितनी वर्थ होगी, चलेगा या नहीं चलेगा। फिर वो इनकम स्टेटमेंट फोरकास्ट से आपकी प्रॉफिट्स देखेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस हर साल कितना फोरकास्टेड है।
फिर आपको जो रीजन है कि भाई आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा ले रहे हो, कोई एसेट खरीदने के लिए पैसा ले रहे हो, क्या रीजन है आपका। एंड देन वी हैव द सिक्योर्ड लोन्स के बेसिकली बैंक अगर लगता है बैंक को कि यार रिस्क ज्यादा है, तो फिर वो मांगता है कोलैटरल। नाउ व्हाट इज द कोलैटरल? कोलैटरल इज बेसिकली एन एसेट अगेंस्ट द लोन। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए बैंक से लोन लेने आते हैं, ठीक है, और मिस्टर ए से बैंक बोलते हैं कि भाई आप कुछ सिक्योरिटी दो कि अगर आप हमें लोन वापस नहीं कर पाओगे तो हम वो रिकवर कैसे करेंगे अमाउंट। तो बैंक मिस्टर ए कहते हैं कि भाई आप अगर मैं अगर लोन आपको रिपे नहीं कर पाया तो मेरा जो घर है वो आप बेच के जो है वो पैसे रिकवर कर सकते हो। तो बेसिकली उन्होंने जो उनका एसेट था, दैट इज हिज हाउस, उन्होंने उसको वो क्या रखवा लिया, एज अ कोलैटरल, गिरवी रखवा लिया। उर्दू में बोलते हैं हम लोग इसको गिरवी रखवाना, दैट इज द कोलैटरल। तो कोलैटरल रखवाने से भी आपके लोन्स जो है वो सिक्योर्ड हो जाते हैं, तो बैंक्स आर देन विलिंग टू गिव द लोन बिकॉज द लोन इज सिक्योर्ड। के बैंक को भरोसा, मतलब वो है कंफर्मेशन है कि अगर बिजनेस जो है मिस्टर ए या इंडिविजुअल जो है वो अगर लोन वापस नहीं कर पाएगा तो उसका घर जो है वो हम बेच के लोन रिकवर कर लेंगे। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है दैट के आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, क्या वो शेयर होल्डर से पैसे लेने में कामयाब होगा या नहीं होगा। तो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट क्यों करते हैं? सबसे पहले तो शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं अपनी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए, और अर्निंग्स होती है आपकी थ्रू डिविडेंड्स एंड थ्रू द इंक्रीज इन शेयर प्राइस। शेयर होल्डर जब भी अपने पैसे जो है वो इंक्रीज करना चाहता है, मतलब जितने का उसने शेयर खरीदा है वो कोशिश करता है जब वो मार्केट में उस शेयर को सेल करे तो वो ज्यादा का बिके ताकि उसका कैपिटल गेन हो। तो एक तो डिविडेंड है कि डिविडेंड सीधा सीधा जो कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है उसका रिटर्न मिलेगा आपको, और एक है कि जो शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है ना, कि अगर 2023 में एक बंदे ने शेयर खरीदा $10 का और 2024 में वो $10 का शेयर $20 का हो गया, तो सीधा सीधा आपका कैपिटल गेन कितने का हुआ, $10 का कैपिटल गेन हो गया। तो कैपिटल गेन इज द इंक्रीज इन द शेयर प्राइस। तो दो तरीके हैं जिससे आपका शेयर होल्डर कमाना चाहता है। और शेयर होल्डर जब भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, जब आपके बिजनेस का एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो कि यार फ्यूचर में कंपनी जो है वो नुकसान में नहीं जाएगी बल्कि फायदा देगी, या तो शेयर प्राइस बढ़ाएगी या तो डिविडेंड बढ़ाएगी। सेकेंडली, डिविडेंड कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। आपका शेयर होल्डर आपका डिविडेंड कंपेयर करेगा विथ योर कॉम्पिटिटर्स, कि यार आप अगर लेट्स सपोज एक शेयर पे ₹10 दे रहे हो, तो आपका कॉम्पिटिटर एक शेयर पे ₹15 दे रहा है, तो कॉम्पिटिटर ज्यादा डिविडेंड दे रहा है, तो आपका शेयर होल्डर आपको जी। तो तीसरा, आपका शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे डिपेंड करता है कि शेयर प्राइस वेरिएशंस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी के शेयर प्राइस बहुत वेरी करते हैं, मतलब कभी भी शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, कभी भी शेयर प्राइस डिक्रीज हो जाता है, और एक स्टेबल शेयर प्राइस नहीं है, तो फिर शेयर होल्डर जो है वो शायद विलिंग ना हो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। बिकॉज शेयर प्राइस जो है वो अगर बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो बिजनेस जो शेयर होल्डर होता है उसको काफी ज्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है इन दिस कैपिटल गेन। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर $10 का खरीदा, कल $2 का हो गया शेयर, तो सीधा सीधा $8 का नुकसान हो गया पर शेयर। तो इसलिए अगर शेयर प्राइस प्राइस वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो फिर आपका शेयर होल्डर इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर शेयर प्राइस वेरिएशन बहुत ज्यादा स्टेबल है, कि आपकी शेयर प्राइस वेरी तो होती है लेकिन इंक्रीज ही हो रही होती है और बहुत ज्यादा नहीं गिरती, मतलब एक आध रुपए गिर गई तो गिर गई, 2-3 रुपए बढ़ गया तो बढ़ गया, तो बेसिकली शेयर प्राइस अगर स्टेबल है, ओनली देन द शेयर होल्डर विल लाइकली इन्वेस्ट इन द कंपनी। देन व्हाट इज द एग्जिस्टिंग डेट? शेयर होल्डर ये भी देखता है कि एग्जिस्टिंग डेट आपके ऊपर कितना है, दैट इज द गियरिंग। क्योंकि ऑलरेडी अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा उधार है, तो मतलब आपके ऊपर इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा रिस्की होगा शेयर होल्डर के लिए। क्योंकि जब आपका बिजनेस अगर बंद हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो सारा पैसा तो जो बिजनेस का है, सारे एसेट जो है, उसको बेच के सिर्फ और सिर्फ लोन ही वापस हो सकता है। आपको शेयर होल्डर के पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे अगर गियरिंग हाई है। लेकिन अगर गियरिंग लो है, तो इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डर अपने पैसे रिकवर कर सकता है। तो यूजुअली अ बिजनेस विद लो गियरिंग, शेयर होल्डर उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि लो गियरिंग का मतलब यह है कि बिजनेस के ऊपर डेट कम है, उधार कम है। तो अगर खुदा ना खास्ता बिजनेस बंद भी हुआ तो कम उधार पे ऑफ करना पड़ेगा और शेयर होल्डर के उसके पैसे रिकवर शायद हो जाएंगे। सो यूजुअली शेयर होल्डर जो है वो ये सारी चीजें देख के फिर इन्वेस्टमेंट करता है आपके बिजनेस के अंदर। सो दिस चैप्टर एंड्स हियर।
चैप्टर नंबर 23 था आपका, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो कोई इससे सवाल है बच्चों तो जरा पूछ लें आप लोग।